हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट कर चुके होंगे एमसीक्यू बैंक। टोटल 44 क्वेश्चंस हमें कर रहे हैं अभी, और 144 क्वेश्चन ये थे, और करीब 70-80 क्वेश्चन वो थे, तो लगभग लगभग 200 पार क्वेश्चन एमसीक्यू हमने कर लिए। जितने थे भाई सारे कर लिए, ठीक है। तो अभी लास्ट की क्लास आज है। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा लॉ, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसने जितनी प्रैक्टिस थी करनी कर ली। एक बार और पेपर से पहले इस वीडियोस को सारी देख लेना, ओवरऑल सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलो 101 क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:1 का शेयर है। सी जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है बेचारा 31 मार्च 2022 को। द प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 64,000 पे। तो जो पार्टनर मर गया उसके हिस्से में कितना, उसके जो डिजीज पार्टनर होते हैं, जो डिजीज उसके पार्टनर का जो पर्सन डिजीज पार्टनर का जो शेयर होता है उसके नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि वो तो मर गया। तो भैया अगर पूरे साल में 64,000 का प्रॉफिट हुआ है और साल के एंड में वो मरा है, तो पूरे साल का प्रॉफिट उसको मिलेगा टिल द डेट ऑफ दैट तक का। उसका शेयर है 1/5, तो मल्टीप्लाई बाई 1/5, ये आपके पास 12,800 रुपये आ गया सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 12,800 रुपये, पहले का आंसर है 12,800 रुपये। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, जब पार्टनर अपनी गुडविल को विड्रॉ करता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा जाता है। विड्रॉ करेगा तो पैसे ले जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट करा जाता है, सिंपल है। व्हेन गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, जब गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन विच रेशियो इट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब यह है कि जब भी गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद, जब नया पार्टनर एडमिट हो जाता है उसके बाद जो भी रेशियो चलती है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलती है। क्योंकि नया पार्टनर एडमिट होने से पहले अगर आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हो तो वो ओल्ड पीएसआर की रेशियो में होगा। पर एक बार अगर पार्टनर एडमिट हो गया उसके बाद अगर आप गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से राइट ऑफ की जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है सर। तो व्हेन गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर होता तो मैं कहता ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि जो गुडविल हमारी पड़ी होती है वो नया पार्टनर के एडमिट होने से पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर को। ठीक है जी। तो अगर वो कह रहा है एडमिशन के बाद, तो फिर एडमिशन के बाद तो भैया एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बचता है, उसके बाद और कुछ बचता ही नहीं है। भाई सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप अब क्या कहता है, वो कहता है तीन चार चीजें कहता है। विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो सेक्शन 32 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो कह रहा है आप पार्टनर में रिटायर, पार्टनर जब भी रिटायर होगा सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट के साथ रिटायर होगा। एक मिनट देना यार, ये कैमरे को दिक्कत कर रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 32 क्या कहता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो सभी पार्टनर के एग्जिस्टिंग कंसेंट लेनी होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट लेनी होगी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। और वो रिटायर होगा एज पर द एग्रीमेंट, वो रिटायर होगा एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जिस तरीके से लिखा होगा कि जिस साल में रिटायरमेंट होना उसी साल में रिटायर होगा। और बाय गिविंग एन नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, पार्टनरशिप अगर एट विल है तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको रिटर्न कंसेंट देनी होगी, भाई मैं रिटायर होने की सोच रहा हूँ, तो तीनों विल बी द राइट आंसर। ये आपका ऑल ऑफ द अबव विल को राइट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर अ पोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द पोर्शन ऑफ, अभी आ गया डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो कहता है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, यार ये कैमरा क्यों दिक्कत कर रहा है, एक मिनट इसको बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। चलिए, कहता है देखिए सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट ये ओवरहेड वाला रूल है। मैंने आपको जब डिपार्टमेंट अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था जब आप कॉस्टिंग में ओवरहेड चैप्टर पढ़ते हो जिस बेसिस वहाँ पर लिया जाता है उसी बेसिस पर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि सेम ओवरहेड की तरह ही है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ द ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की जो सेल वैल्यू है उसके बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। विच ऑफ द मैथड या विच वन इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, इनमें से कौन सा मेथड ब्रांच अकाउंटिंग के हैं।
फाइनल अकाउंट मेथड है, डेटर मेथड है, स्टॉक है, सारे मेथड है ब्रांच अकाउंटिंग के। ब्रांच चैप्टर में हमने सारे मेथड डिस्कस करे हैं। बेडअप आर अ पोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द पोर्शन ऑफ सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, क्योंकि बेडअप होने की वजह ही क्रेडिट सेल थी। आप जितना उधार पे माल बेचोगे उस हिसाब से आपका बेडअप होगा। तो बेडअप होने की वजह क्या है? सेल है। तो इसको भी बेडअप को भी अपोर्शन किया जाएगा सेल ऑफ दी ईच डिपार्टमेंट। अब आ जाता है सर इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स भेजा गया। जिस गुड्स को भेजा गया था उसमें 33.33% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था कॉस्ट में। तो लेट सपोज कि अगर मेरी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा, अगर मेरी कॉस्ट थी 100 रुपीज़ तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा 33.33, मतलब 33.33 प्रॉफिट जुड़ा होगा। तो जो सेल है वो मेरी 133.33, बिल्कुल कैलकुलेटर के एंड तक ले जाना, उसके बराबर होगी। ठीक है जी, मतलब जो भी मेरी वैल्यू होगी ना स्टॉक की, इनवॉइस वैल्यू, जो इनवॉइस प्राइस है, सेल नहीं बोलूंगा इधर, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस मेरा होगा इसके बराबर। अब वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट के वाई के पास इतना स्टॉक बच गया है, इतना स्टॉक। अब जो डिपार्टमेंट वाई के पास स्टॉक बचा है उस वो इनवॉइस प्राइस पर है। तो कह रहा है स्टॉक रिजर्व निकाल के दिखाओ। भाई क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो आपके पास प्रॉफिट का पार्ट जुड़ा होता है उसको स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो बेसिकली ये 48,000 जो है इसमें 133.33% के बराबर है। तो उसका स्टॉक रिजर्व निकालेंगे 33.33, मतलब 48,000 के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ वो निकालना है। कैलकुलेटर को लो, आ जाएगा आपका आंसर। 48,000 डिवाइड बाई 133.33 मल्टीप्लाई 33.33। तो इस 48,000 के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो 12,000 रुपये का है अप्रॉक्सीमेटली। अरे यार ये क्या हो गया आज कैमरे को, हिल जा रहा है ये। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 48,000 डिवाइडेड बाई 133.33 मल्टीप्लाई बाई 33.33। इसका मतलब ये हुआ कि 48,000 रुपये 133.33 के बराबर है। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट चाहिए इसके अंदर, तो 12,000 रुपये आ गया। 12,000 रुपये आपका राइट आंसर है। अगर मैं ब्रांच, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच किया जा रहा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस क्या होगा? अब यही चीज आपको इनवॉइस प्राइस पे निकालनी है। देखो सीधी सी कहानी क्या है, कॉस्ट प्लस 25%। अगर मेरा कॉस्ट 100 है, ठीक है, और अगर मेरा प्रॉफिट उसमें 25% है, तो इनवॉइस प्राइस कितना है? 125। तो वो कह रहा है कि ये प्रॉफिट अगर सेल का 25% है तो ये 25 कॉस्ट का, सॉरी, अगर ये 25 रुपीज़ का प्रॉफिट कॉस्ट का 25% के बराबर है तो सेल का परसेंट क्या होगा? तो हमें प्रॉफिट टू सेल रेशियो निकालना है बेसिकली, कि प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है, मतलब इनवॉइस प्राइस कितने परसेंट है। प्रॉफिट आपके पास 25 है, इनवॉइस प्राइस 125 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड 20%। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है अगर वो कॉस्ट का 25% है तो वो इनवॉइस प्राइस का 20% होगा। तो वो इनवॉइस प्राइस का रेशियो निकालना था आपको। द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% लोडिंग होती है इनवॉइस प्राइस के अंदर, विल बी द राइट आंसर 20%। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है इन हायर, ब्रांच खत्म हो गया। इन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम के अंदर कैश में अगर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, यार फिर अटक गया तो यार, एक मिनट को, बार भटक जा रहा है यार, हद हो गई। एक बार अनप्लग करके प्लग कर दिया मैंने, अब देखो क्या होता है। मुझे लग रहा है कैमरे में ही खराबी आ गई है, कैमरा नया लेना पड़ेगा, खर्चा बढ़ गया भैया फिर से, क्या करें। हायर परचेज सिस्टम के अंदर अगर कैश में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो उसको हायर परचेज प्राइस कहा जाता है। तो वेयर इज द हायर परचेज प्राइस, ये रहा सर। अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है, ऑब्वियस है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कैश प्राइस में जब इंटरेस्ट जुड़ता है तो हायर परचेज प्राइस आता है, तो जो ज्यादा होगा वो इंटरेस्ट ही तो होगा। तो हियर इंटरेस्ट खत्म। अगला देखो, अगला देखिए 112वां क्वेश्चन को है, अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर इस पे बाद में आता हूँ। ठीक है, 113 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है हेड ऑफिस जो है वो इनवॉइस गुड्स इस ब्रांच को एट द रेट 10% में देता है, जो कि कैटलॉग प्राइस के 10% कम में देता है। हेड ऑफिस ब्रांच को कैटलॉग प्राइस से 10% कम में देता है।
जो कैटलॉग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 20% है। मतलब कहने का पर्पज ये है, जो कैटलॉग प्राइस है वो जो भी कॉस्ट होगा उसमें 20% जोड़ेंगे तो कैटलॉग प्राइस आएगा, उसका 10% कम में हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में सिखाता हूँ। देखिए, इफ द टोटल इनवॉइस गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 4,32,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ये हो क्या रहा है, ये जो कैटलॉग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 20% पर कैटलॉग प्राइस आता है। तो जो भी कैटलॉग प्राइस, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, पहले कॉस्ट आएगी, लेट सपोज कि कॉस्ट अगर 100 है और उसमें प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दिया एट द रेट 20%, तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा, तो ये 120 रुपये जो होगा वो कैटलॉग प्राइस होगा। अब इसमें 10% लेस कर देता है, एट द रेट 10% कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 120 में 10% कम हो जाएगा, तो 10% मतलब 12 रुपये कम कर देते हैं। अब ये जो प्राइस आ गया, इस प्राइस पे हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को ट्रांसफर करता है गुड्स, हेड ऑफिस ब्रांच को। अब आगे कह रहा है कि इफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इज 4,32,000 रुपये, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज। तो कॉस्ट क्या होगी, सिंपल है। अभी जो मेरे पास जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है वो 108 के हिसाब से, मतलब 108% के हिसाब से हो गया। तो 4,32,000 रुपये की गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए, जो कि 108 के बराबर है, और मुझे कॉस्ट के बराबर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो कॉस्ट के बराबर 4,32,000 डिवाइड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, 4 लाख रुपए यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 लाख रुपए इसका आंसर है। गुड्स जो सेंड किए जा रहे हैं ब्रांच को वो कॉस्ट प्लस 50% में कह रहा है, व्हाट इज द लोडिंग ऑन द इनवॉइस प्राइस। अब वही ये कहानी फिर से आपसे पूछ रहा है, कॉस्ट अगर मेरी 100 है और इसमें जो लोडिंग है वो अगर 50% है कॉस्ट का, तो 150 के बराबर होगा। तो अगर ये इसका 50% है तो ये इसका कितने परसेंट होगा वो पूछ रहा है। जो लोडिंग है वो इनवॉइस प्राइस का कितना होगा, सीधे निकाल लो, 50 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%। ठीक है जी, क्लियर है, 33.33%। हेड ऑफिस ने कंपनी को गुड सेंड करे टू इट्स ब्रांच 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो जो मेरा गुड्स जिस प्राइस पे ट्रांसफर हुए हैं, हेड ऑफिस कंपनी को सेंड करते गुड्स 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो जिस गुड्स पे ट्रांसफर हुए हैं, मतलब जो प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस कह दूं, जिस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर हुए वो 100 का 50% नहीं है, 150% नहीं है, 100 का 150% मल्टीप्लाई है, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मतलब 150 में दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर मेरी गुड्स की वैल्यू 7,50,000 है तो कॉस्ट क्या होगी, तो 7,50,000 जो है वो 150 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना कॉस्ट आ जाएगी, 5 लाख, सॉरी सॉरी 5 लाख रुपए, है नहीं ऑप्शन, ये रहा 5 लाख। ठीक है, आगे, गुड कॉस्टिंग 2 लाख रुपए वेयर इंश्योर्ड फॉर 1 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच 3/4 वर डिस्ट्रॉय बाय द फायर, द अमाउंट ऑफ क्लेम विथ एवरेज क्लॉज क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए भाई, 2 लाख के गुड्स के लिए 1 लाख का आप इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है, 2 लाख के गुड्स के लिए 1 लाख का इंश्योरेंस कराते हो, आपके 75,000 ही 3/4 ही गुड डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो 2 लाख का 3 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 1.5 लाख। तो एवरेज क्लॉज मेथड बड़ा सिंपल सा है। एवरेज क्लॉज मेथड कहता है कि आपने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो कितने का करा रखा है। हमने कहा 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रखा है 2 लाख के गुड्स के बदले में, तो मतलब आपने 50% इंश्योरेंस तो करा रखा है। 2 लाख के गुड्स की वैल्यू के आपने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो मतलब 50% ही लिया हुआ है। तो अगर 50% लिया है तो 1.5 लाख रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस जो हुआ 1.5 लाख, तो उस पर कितना मिलेगा, 50% ही क्लेम मिलेगा। तो या तो परसेंटेज निकाल लो या सीधा 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मतलब हो गया 0.50%, और मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख मतलब 75,000 रुपए का आपको क्लेम मिलेगा एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग, 75,000 का क्लेम मिलेगा। एक प्लांट है जो कि 80,000 हैज बीन इंश्योर्ड फॉर 60,000, लॉस हो गया अकाउंट 50,000 रुपये। भैया देखो फिर से कहानी वही आ गई कि 60,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया 80,000 रुपये के प्लांट के बदले में, और आपका जो स्टॉक आयर हो गया वो है 50,000, 50,000, तो बताओ कितना आया,
60 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 50,000, यह आया 37,500। फिर से एवरेज क्लोज मेथड लगा। एवरेज क्लोज मेथड कहता है इंश्योरेंस अमाउंट टोटल गुड्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, कहता है एवरेज क्लोज मेथड। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था 37,500। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है? स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब होता है टर्नओवर जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द कॉरस्पॉन्डिंग विद इंडिमिनिटी पीरियड। स्टैंडर्ड टर्नओवर की डेफिनेशन ये है दोस्तों, थोड़ी सी इसको याद कर लीजिएगा। तो आपको याद भी दिला दूं, स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब वो ये हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है दोस्तों, और ये सारी चीजें मैंने क्लास में लिखाई हुई है। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब वो टर्नओवर होता है जिस पीरियड पे आपका लॉस हुआ है ना, उससे पिछले वाला पीरियड, जस्ट बिफोर इंडिमिनिटी पीरियड से पहले वाला पीरियड, वही पीरियड। मान लो 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का आग जलने का हुआ, तो यही पीरियड को, पिछले साल के पीरियड को स्टैंडर्ड टर्नओवर कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, इंडिमिनिटी पीरियड जिस पीरियड में आग लगी उससे जस्ट 12 महीने की पीरियड को स्टैंडर्ड टर्नओवर कहा जाता है। सिंपल कहानी है ये वाली। डिपार्टमेंट अकाउंट आपकी क्या करता है? डिपार्टमेंट अकाउंट आपकी हेल्प करता है ट्रेडिंग रिजल्ट ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली निकालने में और प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में। सही तो है बोथ 1 और 2। या थ्योरेटिकल पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है सभी डिपार्टमेंट के सेपरेट वाइज ट्रेडिंग रिजल्ट निकालने में और प्लानिंग और कंट्रोल करने में। इफ डिपार्टमेंट एम को ट्रांसफर कर दिया, इफ डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेंगे गुड्स टू डिपार्टमेंट एन को एट अ प्राइस ऑफ 50% अबव द कॉस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन अनसोल्ड गुड? यार क्या हलवे क्वेश्चन है। 100 का कॉस्ट है, ये 150 के बराबर है। ठीक है जी, 100 रुपए की कॉस्ट है, 50% प्रॉफिट है, तो 150 के बराबर हो गया। 9,000 रुपए का अगर स्टॉक होगा, अगर वो 150 के बराबर है, तो बताओ इसमें स्टॉक रिजर्व कितना होगा? 50 से मल्टीप्लाई, 9,000 डिवाइड बाई 150, 1 के बराबर गया, 50 से मल्टीप्लाई करा, 3,000। ये आपका स्टॉक रिजर्व है उस 9,000 में, 3,000। हायर परचेज रिकॉर्ड द एसेट एज इट इज हायर परचेज प्राइस, अमाउंट पेड टू द वेंडर टिल डेट और कैश प्राइस और टोटल कॉस्ट। आप खुद बताओ, हायर परचेज प्राइस के अंदर हम हायर परचेज प्राइस में एसेट को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? हायर परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट, जो मैं एसेट को हायर पे खरीदता हूं उस पर डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? एक मिनट, हायर परचेजर है वो, गलती कर दी, ये नहीं आएगा दोस्त। हम हायर परचेजर जो होता है वो अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा जिस प्राइस पर एसेट थी। मान लीजिए मेरी कार है 10 लाख रुपए की, मैंने ब्याज समेत उस कार में 13 लाख रुपए भरे, मैं अपनी एसेट 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, मतलब कैश प्राइस पर रिकॉर्ड होगा ये इस प्राइस पर। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? यार मैंने अभी कार ले ली है, अभी वो हायर परचेज सिस्टम पे है, मुझे उसके ब्याज भरना है, डेप्रिसिएशन तो मेरा है, मैं ही तो ओनर हूँ कार का। जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तब तक फाइनल ओनर नहीं रहूंगा, पर डेप्रिसिएशन तो मैं ही लगाऊंगा दोस्त। कार का समझो, अगर आप कोई कार खरीदोगे इंस्टॉलमेंट में 7 साल की ईएमआई पर, तो कार तो आपकी हुई, डेप्रिसिएशन तो आपका ही है। ठीक है जी, तो हायर परचेजर जो होता है वो डेप्रिसिएशन लगाता है। लो भाई जल्दी फटाफट कर लो, ये भी हो जाएगा। While treating the abnormal loss under stock and debtor system of maintaining branch account, loading on abnormal loss transfer to, ये तो भैया आ जाना चाहिए आपको, ये पूरा अकाउंट की तरह है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आपके पास एबनॉर्मल लॉस होगा, तो अगर आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड सिस्टम है, ब्रांच अकाउंट आप स्टॉक एंड डेटर मेथड से बना रहे हो, तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे? उसको आप ब्रांच एडजस्टमेंट स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अंडर डेटर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग, डेटर सिस्टम से अगर आप ब्रांच अकाउंट बनाते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन अ ब्रांच अकाउंट, इनमें से कौन सी चीज ब्रांच अकाउंट में अपीयर करी जाएगी? क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच, ब्रांच से रिलेटेड चीज। अगर आपके पास ब्रांच में गुड्स वापस आई है, अगर आपका डेटर सिस्टम से ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, अगर आप डेटर सिस्टम से ब्रांच, तो डेटर से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वही आएगा। जैसे कि गुड्स रिटर्न जो डेटर ने करा, हमने डेटर को बेचे होंगे, उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये आपके डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट में आती है। सर डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या है।
ठीक है जी। अगर कोई डेटर गुड्स रिटर्न कर देगा ब्रांच को और ब्रांच डेटर सिस्टम फॉलो कर रही है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्या ब्रांच पूरे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती, वो अपने ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर अपनी अकाउंटिंग करे, बाकी हेड ऑफिस देखेगा जो देखेगा। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती, मतलब सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं, बस अपनी डाटा ही रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी। एसेट आर जनरली रिपोजिस्ड एट म्यूचुअली एग्रीड। रिपोजिस्ट का मतलब होता है जब दो पार्टी आपस में मिलकर किसी भी चीज की वैल्यू डिसाइड करते हैं। मैं और आप मिलकर हमने डिसाइड करे कि भाई इस एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिपोजिस्ट। तो एसेट आर जनरली रिपोज एज म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू। पूरा क्या है? म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू। समझ में आया? सीपी पॉइंट जो है वो कंप्यूटर बेचता है हायर परचेज बेसिस पर, जिसमें कॉस्ट प्लस 25% है। टर्म्स ऑफ सेल आपको दे रखी है 10,000 रुपये डाउन पेमेंट, 8 मंथली इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपये ईच फॉर ईच कंप्यूटर। कंप्यूट हायर परचेज ऑफ एक कंप्यूटर। हायर परचेज प्राइस क्या होगा एक कंप्यूटर का। आपको डाउन पेमेंट गिवन है, आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है और 8 मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको, और कॉस्ट प्लस 25% उसके अंदर इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट का रेट आपको दे दिया कि कॉस्ट में 25% जोड़ रहे तो हायर परचेज मिल रहा है, तो कॉस्ट इज अ कैश प्राइस, 25% इज द इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात ये कह रहा है कि 10,000 रुपए की आप डाउन पेमेंट करते हो और 5,000 रुपए की आप 8 इंस्टॉलमेंट देते हो। अब 5,000 में क्या है? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हायर परचेज प्राइस निकालने को कह रहा है ये। कैश प्राइस निकालने को बोलता तो हालत खराब हो जाती। हायर परचेज प्राइस निकालने को कह रहा है, और हायर परचेज के अंदर आप टोटल कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़ के बता दो एक साथ। इस 5,000 के अंदर ब्याज जुड़ा होगा और वो आपका ब्याज भी जुड़ा है, कैश प्राइस भी जुड़ा है, वो कैश प्राइस है। 5,000 इंटू 40,000 ही हो जाएगा और 10,000 ही हो जाएगा। टोटल आपने पेमेंट कितनी करी? 50,000। बेसिकली एक एसेट को खरीदने में आपने टोटल पेमेंट कितनी करी ब्याज के साथ, उसको हायर परचेज 50 कहते हैं। 50,000 करिए जी, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था ये तो। लो 50,000। 128 क्वेश्चन। अब 128 क्वेश्चन भी थोड़ा सा होल्ड पे रख दो, अभी कराता हूँ, साथ ही में करा दूंगा दोनों को, क्योंकि ये भी उसी तरीके से है, तो एक समझाऊंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि इनको मुझे लगता है टाइम लगेगा। देखा ही नहीं मैंने 120 क्वेश्चन तो। 1 जनवरी एक फर्म ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 60 लाख रुपए की, और जो भी गोडाउन में उसके आग वाग लग जाएगी, एवरेज क्लॉस है 7, फायर डिस्ट्रॉय हो गया, 44 लाख का स्टॉक जल गया, और स्टॉक इन गोडाउन वाज एस्टिमेटेड 80 लाख रुपए। बहुत सिंपल सा था यार ये तो। देखो हमारे गोडाउन में 80 लाख रुपए की स्टॉक पड़ा था, उसके बदले में 60 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया है और 44 लाख की आपकी स्टॉक में आग लग गई, तो व्हाट इज द इंश्योरेंस वैल्यू? सिंपल है भाई, 60 लाख के बदले में 60 लाख का इंश्योरेंस लिया, 80 लाख के बदले में 75% मिलेगा आपको। भाई आप अपने स्टॉक का 75% तो इंश्योर करा रहे हो, 60/80 मल्टीप्लाई 100, तो भाई 44 लाख की बात होगी जब, तो उसमें कितना मिलेगा? 33 लाख। सिंपल सी कहानी है, वही है तरीका जो पहले करा, 33 लाख। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए जी, इधर आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है जी। एज पर दी AS10, property, plant and equipment, an enterprise holding investment property should be valued at investment property using। सिंपल सा पॉइंट ये कहने यूज करा है AS10 के हिसाब से। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, चाहे वो प्लांट पे, प्रॉपर्टी पे या इक्विपमेंट पे कर रहे हो, तो उसको किस वैल्यू पे, किस बेसिस पर शो किया जाएगा? कॉस्ट पे शो किया जाएगा। यूजिंग कॉस्ट मॉडल यूज करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाएगी। AS10 में हमने पढ़ा था। AS16 के हिसाब से ऑल द फ्लोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट। सारी क्वालिफाइंग एसेट है, एक्सेप्ट कौन सी एसेट क्वालिफाई नहीं है? वो एसेट क्वालिफाई नहीं है जो आप रेडी है सेल के लिए। एसेट दोज आर रेडी फॉर सेल। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इसकी एक लिस्ट लिखवाई थी क्लास के अंदर, पूरे नोट्स में भी लिखा होगा, देखना कि कौन कौन सी एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। तो ये लिस्ट है, ये एक है, और
तो ही है आपके पास अभी अभी के लिए। एसेट दोज आर रेडी फॉर सेल, वो एसेट जो सेल के लिए रेडी है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑल द फ्लोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, सारी कॉस्ट को हम हटा देते हैं इन्वेंट्री की कैलकुलेशन एक्सेप्ट किसी एक कॉस्ट को छोड़कर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां से आ गया इसमें? अब नॉर्मल वेस्टेज एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, यही एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, जो भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री के अंदर एलोकेट की जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो चार्ज करनी है ना इन्वेंट्री को बेचकर। तो ये वाली कॉस्ट है जिसको हम एक्सक्लूड नहीं करते, बाकी सब एक्सक्लूड कर देते हैं। इस कॉस्ट भी तो चार्ज करूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एजम्पशन, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, मेटलिटी ये एजम्पशन नहीं है, बाकी एजम्पशन है। AS1 के अकॉर्डिंग वेयर अ कंपनी शुड डिस्क्लोज इज अकाउंटिंग, अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर रही है तो AS1 के अकॉर्डिंग कहां पर डिस्क्लोज करेगी? एनुअल रिपोर्ट नहीं, एडिटर रिपोर्ट, ये कहां से आ गए? हमारा अकाउंटिंग चल रहा है इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो नोट टू अकाउंट में उसको दिखाऊंगा, ठीक है जी। AS1 के अकॉर्डिंग जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वहीं पर मेन कहानी वही होती है कंपनी की फाइनेंशियल, उसके जो नोट टू अकाउंट होगा वहां पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि प्रपोज डिविडेंड अगर आपने किया है तो फिर वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ग्रुप 2 में पढ़ोगे आप। फुल फॉर्म ऑफ IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एरिया इन्वॉल्व डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, एरिया इन्वॉल्विंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, भाई अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग एंटरप्राइज यूज करती है। कौन कौन से एरिया में? इन्वेंट्री के बेसिस पर, कोई फीफो कर रहा है कोई लीफो कर रहा है। इंटेंजिबल एसेट के बेसिस पर, प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉग्नाइजेशन प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लॉन्ग टर्म, ये तीनों ही है। कहने का पर्पज यही है, कौन सा ऐसे एरिया है जो एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, बिजनेस टू बिजनेसेस डिफर करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में इन एरिया में। भाई इन्वेंट्री का एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरी कंपनी लीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर दिया, आपकी कंपनी फीफो से कर रही है, किसी में वेटेड एवरेज का कर रही है, किसी में सिंपल एवरेज का कर रही है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी बदलाव आ सकता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, वो तीनों ही केस के अंदर आ सकता है। पहले ये भी 1 मिनट रुक जाओ, इसको रखो होल्ड पर, पहले छोटे छोटे टॉपिक तो करा दूं। इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, ये होल्ड पर रखो 2 मिनट। भाई एक बात बताओ, एज पर AS22 परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या है? देखिए परमानेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि वो डिफरेंस होता है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के बीच में आता है। AS22 किसके बारे में डील करता है भैया? डेफर्ड टैक्स वाला पॉइंट है ना ये, अरे वो यार जहां पर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, यहाँ पर आप डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी पढ़ते हैं। देखिए अगर आपकी अकाउंटिंग का प्रॉफिट और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आता है तो उसको परमानेंट डिफरेंस कहते हैं, और ये कभी फ्यूचर में रिजर्व बन ही नहीं सकता। ये जो डिफरेंस है ये फ्यूचर में रिजर्व नहीं बन सकते, इसलिए इसको आज हम डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में देखते हैं। तो एज पर AS22 जो आपके परमानेंट डिफरेंसेस आने का रीजन है वो ये है कि भैया मेरे हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ये इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, पर इनकम टैक्स कहता है भाई कुछ इनकम को हम एग्जम्प्ट कर देते हैं। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कुछ इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है, तो वो इनकम को हटा दो, हमने वो जोड़ रखा है। लेट्स सपोज कि हमने कोई इनकम एग्रीकल्चर इनकम कमाई, अब इनकम टैक्स कहता है एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, हम तो टैक्स बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस इस वजह से आता है, तो एग्जम्प्ट इनकम की वजह से, ठीक है जी। सर बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? बोरोइंग कॉस्ट वैसे सही लगा, बताओ सर। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जो हमने बोरो किया है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट होती है, बोरोइंग नहीं होता। डिबेंचर जो होता है वो बोरो किए होते हैं, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होता है डिबेंचर। ये लाइबिलिटी का पार्ट है, वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ग्रांट विच आर इन द नेम ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अकाउंटिंग अंडर, अगर प्रमोटर के कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर पे अगर कोई ग्रांट मिली है तो उसको किस अप्रोच से देखा जाएगा? कैपिटल अप्रोच से देखा जाएगा या इनकम अप्रोच से देखा जाएगा? कैपिटल अप्रोच से जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स की बात हो रही है। प्रमोटर ने अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करा है तो प्रमोटर बेसिकली कंपनी को खोलने वाले होते हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो वो इनकम अप्रोच नहीं, हमारी कैपिटल अप्रोच ही है,
क्या मतलब कैपिटल ट्रीट कराया जाएगा उनके पैसे को, उनकी ग्रांट्स को। AS11 के हिसाब से मॉनेटरी आइटम्स में कौन से एक्सक्लूड है? कैश होता है, रिसीवेबल होता है, पेबल्स होता है, इन्वेंट्री थोड़ी कोई मॉनेटरी आइटम्स, इन्वेंट्री जस्ट स्टॉक्स। According to AS11 revise, the difference between the forward rate and exchange rate at the date of transaction should be, क्या करना होता है? उसको रिकॉग्नाइज करना होता है एज एन इनकम और एक्सपेंस। भाई अगर आपके AS11 रिवाइज के हिसाब से अगर आपका फॉरवर्ड रेट में और आपके एक्सचेंज रेट के अंदर ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें अगर कोई क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, ठीक है ना, फॉरवर्ड रेट और एक्सचेंज रेट पे डिफरेंसेस आते हैं, तो ऐसे में उस डिफरेंस को या तो वो इनकम ट्रीट कर लो या उसको खर्चा मान लो। 10 लाख की ग्रांट मिलती है एसेट में 10 साल के लिए, इनकम क्रेडिट पीएनएल अकाउंट एवरी ईयर अंडर डेफर्ड इनकम मेथड इज, कितने 10 लाख की ग्रांट मिलती है 10 साल के लिए, तो आप इसको क्या करोगे, कितना इनकम को मुझे क्रेडिट करना है हर साल पीएनएल अकाउंट में डेफर्ड इनकम मेथड के हिसाब से। 10 लाख की ग्रांट रिसीव होती है फॉर एसेट्स के लिए 10 साल के लिए, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट एवरी ईयर अंडर डेफर्ड इनकम मेथड। यस, इट डिपेंड ऑन द डेप्रिसिएशन मेथड यूज। आप अगर 10 लाख की इनकम में हर साल 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उस हिसाब से 1-1 लाख रुपए क्रेडिट होगा। अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो WDV मेथड से तो पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 90,000, तीसरे साल में 81,000। तो ये डिपेंड करता है कि आप डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा चूज कर रहे हो। अगर आपका डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है तो हर साल 1 लाख रुपए आ जाएगा इनकम में, क्योंकि जिस हिसाब से आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे उस हिसाब से आप इनकम में डालोगे, क्योंकि ग्रांट के तौर पर एसेट मिली है ना, ग्रांट मिला है उस एसेट को खरीदने में। तो कह रहा है डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगाओगे उस हिसाब से जितना डेप्रिसिएशन लगाओगे इस साल उस साल इनकम मान लेना, डिपेंड ऑन दी डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड। WDV है या फिर आपके पास है। अब बेसिकली 3 क्वेश्चन बच गए, ठीक है जी, 3 क्वेश्चन बच गए, उनको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे ब्रेक दिए, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, होता क्या है, हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे एक बार उनको क्वेश्चन में देख भी लूंगा, ब्रेक के टाइम पे एक बार देख भी लूंगा, सीधा आकर बता भी दूंगा, ठीक है। तो ब्रेक लेकर मैं आपसे मिलता हूँ, 3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं और। हाँ जी दोस्तों, आ गए हैं ब्रेक के बाद, और मैंने ब्रेक बहुत लंबा ही ले लिया, लंबा इन द सेंस कि मैंने पूरे एक दिन का ही ब्रेक ले लिया। दरअसल हुआ क्या था, कल वाली जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मैं लगातार 4 घंटे पढ़ा रहा था। वो चौथा घंटा था जब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, ये वाली MCQ वाली। उससे पहले 3 घंटे में क्लास रिकॉर्ड कर चुका था, तो मैं बहुत थक गया था। चौथे घंटे में मेरा ऐसा हो गया था कि अब मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, और इन क्वेश्चन में लग रहा था टाइम, क्योंकि इन क्वेश्चन में लगा समय, मतलब इन क्वेश्चन को पढ़ाता उसमें मैं टाइम देता, उसमें समय लगता, पढ़ाने में समझाने में ना समय लगता, इसलिए मैंने वो ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद मैं सीधा गया और सो गया, क्योंकि मेरी हो गई थी हालत ख़राब उस टाइम पे। आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने लग गया था। यही होता है जब मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है ना, कि भाई ख़त्म करो जाओ, थक गया बहुत, तो जल्दी जल्दी पढ़ाने लगता है। तो अगले दिन ही जाकर मैंने अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो इसके साथ मैं ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ आपके साथ, कि दोनों को एक साथ ही मिल जाए। मैं 3 क्वेश्चन मैंने पेंडिंग करवाए थे, ठीक है, ब्रेक से पहले, और वो 3 क्वेश्चन में 138 एक क्वेश्चन था जिसको बहुत अच्छे से समझाना था। मैंने कहा भाई अभी समझाने में समय लगेगा, इसलिए अच्छा ब्रेक ले लो। ये था ब्रेक का रीज़न। कई सारे बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे कि यार ब्रेक ले लिया ये हो गया, जो भी रीज़न सोच रहे हैं, ऐसा रीज़न नहीं था, रीज़न ये था, तो मैंने आपको बता दिया। आइए 138 क्वेश्चन, और मैं कह रहा था ना ब्रेक के बाद मैं इन क्वेश्चन को एक बार देख लूंगा और आगे बता दूँ, मैंने देखा भी नहीं। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी क्लास, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और सीधा सीधा अभी आपके सामने पढ़ूंगा। एक एंटिटी है, 138 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन बच गए और इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। एक एंटिटी है, हैज अक्वायर्ड एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग की एसेट दोनों खरीदी। प्रोडक्शन फॉर अ सर्टेन आइटम, कुछ आइटम को उन्होंने बनाना है और वो आइटम वो बेच देंगे उस एसेट से। इट इज डिडक्टेबल इक्वली ओवर द 2 ईयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 1 लाख की एसेट को इक्वली डेप्रिशिएट किया जाएगा। डिडक्टेबल मतलब बेसिकली डेप्रिशिएट करा जाएगा, पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 50,000। पर टैक्स लॉ के हिसाब से पहले साल में 75,000 रुपये डेप्रिशिएट किया जाएगा और दूसरे साल में 25,000 रुपये डेप्रिशिएट करा जाएगा, मतलब बैलेंस। कह रहा टैक्स का रेट 10% है, तो बताओ ईयर 2 में हमें क्या करना चाहिए, ईयर 2 में क्या होगा। तो अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पढ़ा है तो वहां पर आपको समझाया गया होगा। होता क्या है, होता क्या है सर, अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से पहले साल में आपने 50,000 डेप्रीशिएट करा है अपनी एसेट्स को,
और दूसरे साल में भी 50,000 डेप्रिशिएट करा है अपनी एसेट को, मतलब इक्वली आपने डेप्रिशिएट करा है। अब टैक्स लॉ के हिसाब से हुआ क्या कि पहले साल में जो आपने एसेट डेप्रिशिएट करी है वो 75,000 की डेप्रिशिएट एसेट करी, और दूसरे साल में बैलेंस बैलेंस कितना बचता है, सिर्फ 25,000 रुपये। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का वर्ग ईयर 1 में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपने टैक्स लॉ के हिसाब से 75,000 करा है, जबकि अकाउंटिंग में 25,000 दिख रहा है, इसका मतलब 50,000 दिख रहा है, इसका मतलब 25,000 पे आपने ज्यादा खर्चा दिखाया है टैक्स लॉ के हिसाब से। एज पर द इनकम टैक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब एज पर द इनकम टैक्स आप दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी तो आपको पीजीबी भी पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, प्रॉफिट बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड बिजनेस गेन वगैरह ना। तो इसका मतलब 25,000 रुपये आपके पास जो एक्स्ट्रा आपने खर्चा इनकम टैक्स में दिखाया। अब हुआ क्या कि जब आप 25,000 रुपये इनकम टैक्स में खर्चा दिखाओगे तो उससे 25,000 से आपकी इनकम कम हो जाएगी। और 25,000, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं खर्चे डेबिट साइड में अगर 25,000 रुपये डाल रहा हूँ तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली 25,000 से कम हो गई, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 25,000 से कम हो जाएगा। क्योंकि मान लो अगर मैं 1,00,000 रुपये दिखाता हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपये मेरी इनकम है जिसमें 75,000 मेरा खर्चा है, तो मैं कितना दिखाऊंगा, 25,000 रुपये दिखाऊंगा। अगर सोचा अगर 1,00,000 रुपये इनकम होती और मेरा खर्चा 50,000 रुपये होता तो मैं कितना दिखाता, मेरी नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपये। अगर मेरी इनकम मेरे क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपये होता और डेबिट साइड में 50 ही डालता अकाउंटिंग के हिसाब से, तो मुझे 50,000 रुपये इनकम होती और उस पर मुझे 10% का टैक्स देना पड़ता, क्योंकि टैक्स रेट 10% है, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मैंने इनकम टैक्स के अनुसार हुआ क्या कि मैं जहां पर 50,000 पे 10% टैक्स 5,000 रुपये भरता, इनकम पे टैक्स भरते हैं ना, मेरी 1,00,000 रुपये रिवेन्यू है, 50,000 मेरा खर्चा है, 50,000 मेरा टैक्स इनकम हो गई, नेट इनकम, उस पर मैं 10% टैक्स भरूंगा तो 5,000 रुपये मैं टैक्स भरता फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। अब आपने इनकम टैक्स के हिसाब से क्या करा, आपने 1,00,000 रुपये रिवेन्यू, 75,000 रुपये आपने खर्चा दिखा दिया डेप्रिसिएशन, और 25,000 रुपये आपकी इनकम आएगी, इसके हिसाब से आपने टैक्स कितना भरा है, सिर्फ 10,000 रुपये, 2,500 रुपये टैक्स आपने भरा है। अब हुआ क्या, खर्चा ज्यादा दिखाने की वजह से, 25,000 रुपये ज्यादा खर्चा दिखाने की वजह से आपने 2,500 रुपये कम टैक्स भरा, जो कि अगले साल भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अगले साल आपको क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 50,000, इसमें 25,000, अब 25,000 होगा तो 1,00,000 माइनस 25,000 तो 75,000 रुपये इनकम हो जाएगी, उसमें 7,500 टैक्स तो आपको पूरा 10,000 ही भरना है। 1,00,000 के खर्चे में 1,00,000 का जो आपके पास बेसिकली आप डिपेंड कर रहा है कि पहले आपने ज्यादा खर्चा दिखा दिया, अगली बार कम दिखाओगे, है ना। पहले आपने 75,000 पहले साल में खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो उससे अपनी 75,000 इनकम कम हो गई, अगली बार खर्चा कम दिखाओगे तो 25,000 इनकम कम होगी, उसमें दोनों दोनों इक्वल। तो टैक्स आपको पूरा ही उतना ही पे करना है, पर फर्क क्या आता है कि पहले साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाने की वजह से पहले साल में हमने कम टैक्स पे करा। कितना कम टैक्स पे करा, जितनी इनकम कम हुई उस पर कम टैक्स पे करा। जैसे डिफरेंस अमाउंट से क्या हुआ, इनकम क्या होगी मेरी, रिड्यूस हो गई, इससे मेरा 10% का तो टैक्स बन रहा था 2,500 रुपये, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स पे करता तो मुझे 5,000 टैक्स पे करना पड़ता, और इसके हिसाब से मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, सिर्फ 2,500 रुपये ही करना पड़ रहा है, मतलब 2,500 मेरे बच गए ना, जो अगले साल करने पड़ेंगे। तो जब आपको पहले साल में ये लग जाए कि ये 2,500 रुपये जो टैक्स मेरा इस साल बचा है वो मुझे अगले साल पे करना है, तो पे तो करना ही है, तो इसके लिए हम क्रिएट करते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हम 2,500 रुपये से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये टैक्स पे करना होगा। आज भले ही हमने खर्चा ज्यादा दिखाने की वजह से अपने टैक्स को कम कर दिया, अपनी इनकम को कर दिया कम, जिससे हमें कम टैक्स पे करना पड़ा। ईयर 1 में हमने कम टैक्स पे करा है, देखो 2,500 पे करा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से 5,000 होता तो आपने 2,500 कम पे करे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, तो अगले साल पे करोगे। अगले साल देखो होगा क्या, अगले साल उल्टा हो जाएगा, अगले साल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अब इनकम आपकी रेवेन्यू आपका या रेवेन्यू 1,00,000 रुपए, 25,000 रुपये खर्चा है, 75,000 रुपये इनकम बन जाएगी, इस पे 7,500 टैक्स पे करना है, यहाँ 5,000, तो अगले साल 2,500 ज्यादा पे करोगे। तो ये होगा, पे तो आपको पूरा 10,000 ही करना है, पर एक साल में आप कम करेगा। तो पहले साल में जब आपको लग जाए ऐसा कि आपको अगले साल 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो आप आज ही इसके लिए क्या करते हो, एक क्रिएट कर लेते हो, आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। अब जब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर आएंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट ईयर में होगा क्या, नेक्स्ट ईयर में होगा ये कि हम नेक्स्ट ईयर में खर्चा इनकम टैक्स के हिसाब से 25,000 रुपये दिखाएंगे, और हमारी इनकम जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब क्योंकि अभी मान लो रेवेन्यू 1,00,000 रुपए है, आपने 25,000 रुपये खर्चा दिखाया, तो अब आपका रेवेन्यू इनकम कितनी होगी, 75, उस पर टैक्स पड़ेगा, मतलब 10%, जो कि अब 7,500 आ रहा है। और इसमें ईयर 2 के हिसाब से कितना होगा, अब फिर सेम इंदर मान लो,
अकाउंट के हिसाब से अब मान लो कि 1 लाख रुपए मेरा रिवेन्यू, 50,000 रुपए मेरा खर्चा है, 50,000 मेरी इनकम। यहाँ पर टैक्स पड़ा 10% का 5,000 रुपए। इनकम टैक्स के हिसाब से आप मान लो कि 1 लाख रुपए रिवेन्यू, दोनों साइड मैंने इक्वल माना है। अब यहाँ खर्चा सिर्फ 25,000 दिखाओगे तो इनकम बन जाएगी 75,000, इस पर टैक्स पड़ेगा 10% का 7500 रुपये। देखो बढ़ गया ना ज़्यादा, 2500 एक्स्ट्रा हो गया ना। अब ये 2500 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ, ये आपने पहले इसके लिए क्रिएट कर लिया था, आज वो सेटल हो गया। तो जो आपने अगले साल, जो पहले साल में आपने क्रिएट करा कि यार मुझे 2500 रुपये आगे टैक्स ज्यादा ही पे करना पड़ेगा, जब आप इसको पे कर दोगे, अब पे तो करना ही है। पहले साल कम पे करा था तो इस बार आप ज्यादा पे करोगे, इस बार आप 7500 पे करोगे, 75,000 25,000 रुपये खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पिछले साल आपने क्रिएट करा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब क्योंकि आपने वो टैक्स पे कर दिया जो पिछले साल क्रिएट करा था कि आगे आगे जाकर 2500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 2500 कम पे करा है, तो जब वो पे कर दोगे तो ऐसे में वो जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपने क्रिएट करा था वो रिवर्स हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में, ईयर 2 में जो डीटीएल है वो रिवर्स हो जाएगा। ये है कंसेप्ट कि सेकेंड ईयर में डीटीएल रिवर्स हो जाएगा, पहले साल में डीटीएल बनाया जाएगा। पहले साल में आपने देखा कि यार मैंने इस साल कम टैक्स पे करा है तो अगले साल मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल खर्चा कम दिख रहा है, इस साल ज्यादा दिख रहा है खर्चा, तो इनकम कम होगी इस साल खर्चा ज्यादा दिखाने से। तो इस साल जो आपने टैक्स क्रिएट करा, लायबिलिटी क्रिएट करी है कि आगे जाके मुझे टैक्स और पे करना पड़ेगा, वो अगले साल जब पे करोगे तो वो रिवर्स करना पड़ेगा डीटीएल। तो इस कॉन्सेप्ट का है कंसेप्ट है कि ईयर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ईयर 2 के अंदर एंटिटी को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2500 से रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले साल में क्रिएट करी होगी, ये समानते हुए कि अगले साल मुझे 2500 एक्स्ट्रा पे करना है। जब वो पे कर दोगे तो फिर रिवर्स करके खत्म कर देना। ये है जी, समझ, टाइम लगा था इस कॉन्सेप्ट को, लगा भैया ब्रेक ले लो, खत्म करो, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 128, जो हमसे रह गया था हायर परचेज का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को एक कार कंपनी ने एक कार अपनी बेची ए ब्रदर्स को। अब मोटर कार ऑन हायर परचेज बेसिस पर बेची। टोटल हायर परचेज प्राइस दे रखा है 4,60,000 रुपए का। देखो हायर परचेज प्राइस आपको दे रखा है 4,60,000 रुपए का। इसके बाद वो कह रहा है विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1,60,000, और आपने डाउन पेमेंट कर दी है 1,60,000 रुपए। इसके बाद कहता है बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। बैलेंस अमाउंट को हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा। मतलब 1,00,000 रुपए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लीज अकाउंटिंग करा है आपने, लीज अकाउंटिंग। यहाँ पर मैंने कार खरीदी जिसको मेरा कैश प्राइस था 4,00,000 रुपए का। 4,00,000 का कैश प्राइस था, 1,60,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दी, और 4,00,000 में 1,60,000 गए तो 2,40,000 रुपए आपका ये है, जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा जा रहा है, क्योंकि 2,40,000 रुपए में 3 साल का कैश पीरियड। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ लीज अकाउंटिंग के हिसाब से, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तीनों का, तो मुझे सबका कैश प्राइस पता चल जाएगा। ये 1,00,000 रुपए 1 साल पहले का क्या वैल्यू है, ये 1,00,000 रुपए 2 साल पहले की क्या वैल्यू रही होगी, और 1,00,000 रुपए 3 साल पहले की वैल्यू की क्या रही होगी। जब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी तो इनका यहाँ पर क्या निकल आएगा, इनका यहाँ पर इंटरेस्ट निकल आएगा। और क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। दोस्तों अगर मैं इसको हायर परचेज मेथड से कराऊं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये वाला मेथड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है अपने ही कोर्स के अंदर लीज अकाउंटिंग, और लीज अकाउंटिंग के अंदर हमने सीखा है कि किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आने के लिए आपको करना होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n। अब मेरी देखो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए है, डिवाइड बाई 1 प्लस आर। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा है क्या, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा, ओके इसको हटाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट निकलेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं। अब कोई बात नहीं, ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, ये तभी तक तभी यूज करना जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते, बहुत आसान तरीका है, मैंने शायद एक बार क्वेश्चन में पहले भी कराया था आपको, कोई समस्या नहीं है। आप एक बात बताओ कि आपने 4,00,000 रुपए 60,000 रुपए की डाउन पेमेंट करी है, 4,60,000 की डाउन पेमेंट करी है, ओह सॉरी 4,60,000 का हायर परचेज प्राइस है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल इंटरेस्ट। हाँ सर टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, जो भी आपका हायर परचेज प्राइस है उसमें आप माइनस करोगे कैश प्राइस,
ये कितना आया? हाई परचेज प्राइस आपको दे रखा है 4,60,000 रुपये और कैश प्राइस टोटल आपको दे रखा है 4 लाख रुपये। इसका मतलब 60,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, 60,000 आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब एक तरीका देखो, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो आपको करना क्या होता है? आपको लेट करना होता है कुछ टर्म्स। मैं इसको एक्स करके भी करा सकता हूँ, पर मैं एक सिंपल मेथड से कराता हूँ। पहले आप ईयर 3 का निकालोगे, ईयर 3 के आप लेट करोगे 1 वैल्यू, इसको एक वो दे देंगे, वेट दे देंगे। क्या दे देंगे? वेट, वेट दे देंगे। ईयर 2 को आप 2 वेट देंगे और ईयर 1 को आप देंगे 3 वेट। ऐसे करेंगे, उल्टा करते। और ये मैंने आपको पता कहाँ पढ़ा है? हायर परचेज में एक केस नंबर 4 था, जहां पर आप इंस्टॉलमेंट को और जहां पर आप उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लस आपके पास, मैं दिखाई देता हूँ ना आपको, 1 मिनट दो, मैं आपको नोट्स की कॉपी में ही दिखा देता हूँ। देखिए, मैं नोट्स की कॉपी खोलेंगे, नोट्स में दिखा देता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ध्यान आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ नहीं पढ़े हुए हैं। तो ये क्लास के नोट्स है जो बच्चे ने उतारे, बच्चे ने उतारे हुए नोट्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मेथड पढ़ा था, केस नंबर 4 था वो, मैंने केस नंबर 4 पे कराया था। केस नंबर 3 पे, सॉरी, ये वाला। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट आर गिवन, जब आपको इंस्टॉलमेंट गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस गिवन नहीं होगा, तो केस नंबर 3 लगेगा। 4 तो एन्युटी वाला था, केस नंबर 3 लग गया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कैश प्राइस, अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें कैश प्राइस गिवन है, वेल इन गुड है, ठीक है, अच्छी बात है। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्या ब्याज है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, जो 4 साल का लेते थे, तो हम अगर 4th ईयर का अगर देख रहे हैं, तो 4th ईयर में देखो, पहले हमने यहाँ लिखा है 1, 3rd ईयर में 2 करा है, 2nd ईयर में 3 करा और 1st ईयर में 4 करा। उल्टे से चलता है, उल्टे से इसलिए चलता है क्योंकि जो चौथे साल का इंटरेस्ट होगा ना, वो उसी का खुद का होगा, और जो तीसरे साल में इंटरेस्ट की बारी होगी, जो 3rd ईयर में हम देखेंगे, तो उसमें जब इंटरेस्ट होगा, वो 3rd ईयर का खुद का भी हो सकता है, 4th ईयर का भी इंटरेस्ट आना है, तो मतलब 2 साल का इंटरेस्ट अभी आ गया इसमें, तीसरे का भी और चौथे का भी। जब 2nd ईयर में आएंगे तो 3 साल का इंटरेस्ट बाकी है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और पहले साल में 4 साल का इंटरेस्ट बाकी है। तो इस तरीके चलते हैं, तो उल्टे से चलते हैं। तो हमने क्या करा भाई, पहले लास्ट ईयर में देखो, पहले ईयर में 3 साल का इंटरेस्ट बाकी है, दूसरे साल में देखेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट बाकी है, दूसरे का खुद का और तीसरे का, तीसरे साल में 1 साल का इंटरेस्ट बाकी है। अब जैसे ही आपके पास ये आ जाता है, तो इससे एक रेशियो बना लेंगे, ईयर्स की रेशियो बना लेंगे, 3:2:1 की रेशियो बना लो, रेशियो बन गई। हालांकि मैं एक्स वाले तरीके से करा सकता हूँ, पर मैं और सिंपल वे में ढूंढ रहा हूँ इसको कैसे कर सकते हैं और सिंपल तरीके से। ठीक है जी। अब अब क्या करना है, जो इंटरेस्ट है उसको आप बांट दो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 इस रेशियो के हिसाब, क्योंकि इधर कैश प्राइस गिवन था ना, इसलिए इजी हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने हायर परचेज को कैश प्राइस से माइनस करा, मुझे इंटरेस्ट पता चल गया, और इंटरेस्ट को इस वेट के अनुसार बांट दो। जैसे कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय पहले साल का इंटरेस्ट 3 के बराबर है, और डिवाइडेड बाय 3 तो 5 और 6, तो मतलब पहले साल का ब्याज इंटरेस्ट आ गया 30,000। 60,000 मल्टीप्लाई 2/6, इसका आ गया 20,000, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका आ गया 10,000। लो जी, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हमसे पूछा था 20,000 रुपये, डायरेक्टली हमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि इसमें हमें फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर हमें हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों गिवन था, जिसकी वजह से हमारा टोटली 60,000 रुपये का ब्याज निकला। तो पहले साल का ब्याज 30,000, 20,000 और 10,000, तो दूसरे साल का ब्याज उसने पूछा था 2, 2nd ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 20,000 रुपये होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसके अंदर हमसे वो इसी तरीके से चीजें पूछ रहा था, ये रहा 112 क्वेश्चन है, हाँ 112 क्वेश्चन, बस ये लास्ट बच गया। ACS परचेज करी एक मशीनरी फ्रॉम JPS हायर परचेज सिस्टम पे, जिसका कैश प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस गिवन है सर, कैश प्राइस गिवन है 8,64,000, 8,64,000 कैश प्राइस गिवन है। इसके बाद देखेंगे 2,16,000 रुपये पेड ऑन डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट आ गया, 2,16,000 रुपये की डाउन पेमेंट। अब रिमेनिंग जो बच जाएगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा 8,64,000 माइनस 2,16,000, रिमेनिंग बच जाएगा 6,48,000।
अब इसको 3 इंस्टॉलमेंट बांटा इंटरेस्ट के साथ, इसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ा होगा, देखो रुको, इसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ा होगा। अब 3 साल का इसमें इंटरेस्ट लगाया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं है यार, 3 साल तक का, 1 से लेकर 3 साल तक का इंटरेस्ट है इसके अंदर, जोड़ दिया। अब जो भी इंटरेस्ट जोड़ा उसको जोड़ने के बाद जो बचेगा वो पता है क्या बचेगा, ये 2,88,000, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 2,88,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो इतने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 8,64,000 रुपीज मैं पे कर रहा हूँ इन 3 सालों में। मुझे पे कितना करना था, 6,48,000, इंटरेस्ट जोड़कर कितना पे कर रहा हूँ, 8,64,000। इसका मतलब जो बैलेंस मेरा आ जाएगा वो क्या है, मेरा ब्याज। 6,48,000 के हिसाब से मेरा बैलेंस आ रहा है 2,16,000, ये 2,16,000 रुपये का ब्याज है। अब पहले साल को 3 इंटरेस्ट बचा, दूसरे साल में 2 और तीसरे साल में 1, अब मुझे फिर से ब्याज मिल गया, तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा पहले साल का कितना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 3, 1,08,000। एक नया तरीका जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट पता चल गया तो इंटरेस्ट पता करने में पहले साल के इंटरेस्ट को y1 मान लेना, दूसरे साल के इंटरेस्ट को y2 और 30 साल के इंटरेस्ट को y3। देखो होता क्या है, कैसे करना है आपको, जो अगर हो सकता है 4 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो चौथे वाले को 1 मानोगे, तीसरे को 2, दूसरे को 3, पहले को 4। ऐसे समझना कि पहले साल के इंटरेस्ट पे जब मैं आऊंगा तो कितने साल के ब्याज बने हैं, पहले साल में खड़ा होऊंगा तो कितने साल के ब्याज मुझे पे करने हैं, 4 साल के। जब दूसरे साल में मैं खड़ा होऊंगा तो कितने साल के ब्याज पे करने हैं, अगर 4 साल का है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 साल का, ऐसे चलेंगे। तो इधर क्योंकि 3 साल था तो आप एक सिंपल ट्रिक अपनाइए, जब भी आपको 4 साल 5 साल का तक का भी दे रखा हो ना तो 5वें को 1 दो और उसके ऊपर ऊपर चलते जाओ तो दो और फिर बांट लो, सीधा सीधा आपका आंसर डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार 1,08,000 पे आ जाएगा। ये लो जी, इसका आंसर है 1,08,000। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लॉन्गेस्ट वे हमें करना नहीं है क्योंकि इसको हमें प्रेजेंट करके नहीं दिखाना, ठीक है जी। लॉन्गेस्ट वे का होता है वो हायर प्रतिशत के जो केसेस आपको गिवन थे उस केसेस के अनुसार मैं करवाता फिर लॉन्गेस्ट तरीके से। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था और क्या नहीं गिवन था, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर नॉट गिवन, पर इस वाले में इंस्टॉलमेंट गिवन था पर टोटल पैसा गिवन, ये केस ही नहीं है बुक के अंदर। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट इज गिवन, तीनों गिवन है यहाँ पर, तो हटाओ, छोड़ो, इग्नोर करो, जैसे मैंने आपको कराया आप वैसा करो। जब भी आपको किसी भी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं फिर वो वेट अनुसार करके उसको रेशियो बना लो और किसी भी साल का इंटरेस्ट निकालो। दिस इज द न्यूएस्ट मेथड जो आपने सीखा और अच्छा मेथड है जिससे आप जल्दी अपना पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे इस क्वेश्चन को। खत्म हो गया जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ईच एंड एवरी एमसीक्यू मैंने करा दिया, इनफैक्ट मॉड्यूल करा दिया, इनफैक्ट एमसीक्यू बैंक करा दिया। इसके बाद अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्लास से अब मैं स्टार्ट करूंगा लॉ एंड एथिक्स, फिर लॉ एंड एथिक्स को कराने के बाद उसकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास एक ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें ही लॉ का, उसमें ही कॉस्ट का डालूंगा। अब लॉ के अंदर जो एमसीक्यू है लगभग 300 एमसीक्यू है। अगर एक एमसीक्यू हम 50 एमसीक्यू करते हैं एक क्लास के अंदर तो 6 क्लास अब मान के चलो कि लॉ के एमसीक्यू में लगेगी। 6 क्लास के अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, लॉ के सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉ के एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट सेव कर लो ग्रुप 1 के एमसीक्यू की, वहीं पर सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, ठीक है, बाय बाय।